हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात करेंगे यूपीएससी स्पेसिफिक टारगेटेड सिलेबस फॉर द इकोनॉमिक्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सीरीज है, इकोनॉमिक स्पेशली। हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट, डेप्रीशिएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन। सो ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ओके। और हम बात करेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, हम बात करेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, ओके। सो ये सारी बातें हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है एंड इसमें क्या डिफरेंसेस है। आज आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला है मैकेनिज्म ऑफ करेंसी डीवैल्यूएशन। ये डीवैल्यूएशन होता क्या है, आप इस मैकेनिज्म से समझ जाएंगे। एक्चुअल में डीवैल्यूएशन, जब भी डीवैल्यू की जाती है किसी चीज का, कि वैल्यू को कम किया जाता है। करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब है कि आपकी जो आपकी खुद की करेंसी है उसका, यानी कि रुपीज है, उसको डी वैल्यू किया जाता है, यानी उसका वैल्यू कम किया जाता है। अगर किसी को डी वैल्यू किया जाता है तो वो किसी के कंपेयर में किया जाएगा। सो बेसिकली हम यूएस डॉलर की बात करेंगे कि उसके वैल्यू में, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू घट जाएगी, ओके। ये कैसे होता है हम विद एग्जांपल देखते हैं। सो वैल्यू, किसी की वैल्यू ऊपर नीचे करने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आप हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू के रिलेटेड जो काम होगा, करेंसी की वैल्यू के रिलेटेड जो काम होगा, वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई बहुत वैल्यूड इंस्टीट्यूट है एंड इट्स वर्क विद द वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया, रुपीज, ओके। सो आरबीआई क्या करेगा? डी वैल्यू करने के लिए अगर किसी भी चीज का वैल्यू बढ़ाना हो तो उस चीज की अवेलेबिलिटी कम कर दी जाती है। यही होता है नॉर्मल डेज में, उसको होल्ड कर लिया जाता है। सो आरबीआई को रुपीज की वैल्यू घटानी है, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ानी है। तो आरबीआई क्या करेगा? डॉलर से, मार्केट से उनको बाई कर लेगा। आरबीआई बाई डॉलर एंड सेल द रुपीज। अगर किसी चीज की वैल्यू डिक्रीज करनी है, आप कहते हैं ना, बिना बुलाए बार बार किसी के यहाँ जाओगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि आपकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो आपकी वैल्यू कम है, आपकी अवेलेबिलिटी कम है तो आपकी वैल्यू ज्यादा है। सो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि सारा डॉलर बाई करके आरबीआई अपने पास रख रहा है एंड रुपीज उसके बदले में मार्केट में, वो रुपीज से खरीद रहा है तो रुपीज मार्केट में है। तो इसका मतलब है कि रुपीज की वैल्यू कम हो गई, डी वैल्यू करना, ओके। जैसे कि एग्जांपल दिया है, ये फॉरेक्स है, जैसे यूएस डॉलर का ये फॉरेक्स में से पहले आपकी सप्लाई थी वो डॉलर की बहुत ज्यादा थी, यहां पे थी। अब वो सप्लाई घट के कम हो गई। तो पहले डॉलर की सप्लाई ज्यादा थी तो डिमांड में उसका 65 रुपीज में आ रहा था। अब जब उसकी और डिमांड हुई तो 67 रुपीज में, यानी रुपीज की वैल्यू 65 से 67, ये बढ़ा नहीं है, रुपीज की वैल्यू कम हो गई है, ओके। सो एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज वैल्यू बढ़ती है, दैट मीन्स क्या होता है? आपका वैल्यू घट जाती है, अमाउंट बढ़ जाता है तो वैल्यू घट जाती है। ये बात आप ध्यान रखना, कोई स्टेटमेंट अगर पूछे तो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करके ही आगे बढ़ना है। सो दैट इज कॉल्ड द करेंसी डिवैल्यूएशन। तो मैं आपको इसको स्लोली समझा रहा हूं, नेक्स्ट वाले हम फास्ट जाएंगे, अंडरस्टैंड। अब देखिए, होता यह है कि आपका अगर मार्केट में उन्होंने डॉलर है उसको खरीद लिया और रुपीस को बहुत सारा अवेलेबल करवा दिया मार्केट में। सो होगा क्या? इससे रुपीस बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उस रुपीस को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का एक फॉर्म है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक वे है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेची जाती है
तो उसके अगेंस्ट में जितना रुपया लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सो करेंसी डीवैल्यूएशन एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसको बोलते हैं स्टेरलाइजेशन प्रोसेस. स्टेरलाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वाउंड है या आपका कोई वायरस है या पैथोजन है किसी के ऊपर, तो उसको एक टेम्परेचर में गर्म करके उसको स्टेरलाइज किया जाता है, यानी उसको मार दिया जाता है. यानी कोई एबनॉर्मलिटीज है उसको एक वे से उसको खत्म किया जाए. सो करेंसी डिवैल्यूएशन से जो एबनॉर्मलिटीज आ रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन से उसको कंप्लीट कर दिया जाए. इस प्रोसेस को स्टेरलाइजेशन कहते हैं. सो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार सामने आता है कि स्टेरलाइजेशन इकोनॉमिक्स में क्या होता है. तो स्टेरलाइजेशन होता है करेंसी डिवैल्यूएशन के साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाते हैं. ओके, अब अगर हम बात करें करेंसी रीवैल्यूएशन की, यानी कि रीवैल्यूएशन यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ाना. सो रुपीज की वैल्यू बढ़ाना यानी कि डॉलर की वैल्यू घटाना. डॉलर की वैल्यू आपको घटानी है तो डॉलर को मार्केट में ज्यादा अवेलेबल कर दो, रुपीज को कम कर दो, तो क्या होगा, डॉलर आरबीआई डॉलर मार्केट में सेल कर देगी और रुपीज को अपने पास होल्ड करना शुरू कर देगी, जिससे कि रुपीज की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, जिससे कि रुपीज की वैल्यू है. देखिए डॉलर की सप्लाई पहले यहां पे थी 65 रुपीज पे मिल रहा था और डॉलर की सप्लाई बढ़ के ज्यादा हो गई तो ये 63 रुपीज में मिलने लगा, यानी रुपीज की वैल्यू बढ़ गई. अभी आप ये हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट में ये रुपीज की वैल्यू घटी है बट एक्चुअल में रुपीज कम हुआ है 65 to 63, बट रुपीज की वैल्यू बढ़ गई है. ओके, मुझे लगता है ये आपके लिए क्लियर होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा. सो आपकी दो बातें क्लियर हो गई, वैल्यूएशन के रिलेटेड, डेप्रीशिएशन, डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन. वैल्यूएशन के रिलेटेड कौन काम करता है, आरबीआई काम करता है. सो आप वैल्यू जहां भी लगा होगा उसमें आरबीआई काम करेगा. डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन आप खुद नहीं कर सकते. कोई भी किसी का डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन करने के लिए एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस अप्लाई होती है नॉर्मल लाइफ में भी. सो जहां डेप्रीशिएशन एप्रीशिएशन वर्ड आएगा वहां पे मार्केट डिटरमाइन करेगा, नॉट द आरबीआई. सो फर्क इतना ही है, बात वही है, डेप्रीशिएशन में डीवैल्यूएशन ही हो रहा है मनी का, बट वहां पे आरबीआई मैन्युअली कर रहा है, बट यहां पे आरबीआई नहीं, मार्केट की डिमांड के हिसाब से होगा. डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, आपका डॉलर का वैल्यू बढ़ना, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और रुपीज की डिमांड घट जाएगी. सो ये डेप्रीशिएशन हुआ. सो डॉलर का डिमांड मार्केट में क्यों बढ़ेगा, एक तो आपका इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इंपोर्ट की वजह से इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी. सो अदर द सेम थिंग ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन इज सेम. अब इसका रीजनिंग है वो इंपॉर्टेंट है. पहला तो इंपॉर्टेंट मेन रीजन फॉर द करेंसी डिप्रिशिएशन इज फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो. अगर हमारे देश में बहुत सारा डॉलर है, सो आरबीआई तो उसको टच नहीं कर रही, बट मार्केट फोर्सेस की वजह से वो इंडिया से डॉलर है वो बाहर जा रहा है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी वजह से रुपीज की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी. ओके, इट कैन ऑल्सो बी डिमांड बेस्ड ड्यू टू मोर इंपोर्ट. सो मैंने आपको बताया इंपोर्ट की. सो दो वजह है डेप्रीशिएशन की, कैपिटल आउटफ्लो एंड इंपोर्ट इंक्रीज करना. ओके, सो दैट इज फॉरेक्स है, ये आपके पहले ही मैं समझा चुका हूं उसमें डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन में. सेम है एप्रीशिएशन. एप्रीशिएशन का मतलब है कि वैल्यू बढ़ना, रुपीज की वैल्यू बढ़ना, डॉलर की वैल्यू घटना. ये कैसे होगा, जब आपके मार्केट में बहुत सारा डॉलर आ जाएगा, दैट मीन्स इनफ्लो होगा, बाहर से इंडिया में बहुत सारा डॉलर आ रहा है, तो होगा क्या, डॉलर की वैल्यू घट जाएगी और रुपीज की वैल्यू बढ़ जाएगी. सो इसमें भी क्या है, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा
तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो इनफ्लो हुआ है कैपिटल का बाहर से, दूसरा एक्सपोर्ट आपका बढ़ गया है जिससे कि आपने डॉलर अर्न कर लिए तो इंडिया में डॉलर बढ़ गए। ओके, सो इम्पैक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन और डीवैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन बाय मार्केट, वैल्यूएशन डीवैल्यूएशन बाय आरबीआई। सो दोनों प्रोसेस में बात वही है, अल्टीमेटली फाइनल काम वही हो रहा है, प्रोसेस डिफरेंट है, दो अलग अलग तरह के लोग कर रहे हैं। सो अगर डेप्रीशिएशन होगा यानी कि आपकी रुपीस की वैल्यू घटेगी तो आपका क्या होगा, एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या होगा कि एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि उतने ही अमाउंट में आपके ज्यादा डॉलर, कम डॉलर में आपको ज्यादा रुपीस में करने के लिए मिलेगा, तो एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा और इंपोर्ट आपका कॉस्टलियर हो जाएगा क्योंकि आपको रुपी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अगर $1 की चीज है, पहले 65 रुपीज डॉलर था, डी वैल्यू हो गया 67 हो गया, सो उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 67 रुपीज देने पड़ेंगे। बट एक्सपोर्ट में आपको फायदा होगा, इंपोर्ट आपका डेप्रीशिएशन और डीवैल्यूएशन में नुकसान करेगा। अब एप्रीशिएशन में आपका इंपोर्ट फायदेमंद होगा और एक्सपोर्ट में है ना दिक्कत हो जाएगी, एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा क्योंकि आपको आपका मार्केट में प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी रेट बढ़ जाएगी क्योंकि आपका मनी का एप्रिसिएशन हो चुका है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन। ये करता है आपका आरबीआई, ये होता है आपका मार्केट बेस। करेक्ट। सो इंडियन इकोनॉमी में हम कब क्या हुआ था, 2003 टू 2008 के बीच में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हुआ था, बहुत जबरदस्त फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हुआ, बहुत पैसा आया था उस टाइम में, इंटरनेशनल मार्केट बूम कर रहा था जिससे कि बेटर फंड अवेलेबल हुए। अब आपके यहाँ अगर इनफ्लो हुआ है, हमने अभी देखा है, तो ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू हुआ है। अगर इनफ्लो हुआ है तो आपके चांसेस होते हैं कि आपका रुपीस है वो एप्रिशिएट हो जाएगा। ओके, एंड डॉलर है वो डिप्रिशिएट होगा। तो रुपीस है एप्रिशिएट होगा तो हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विस लेड ग्रोथ, इसकी वजह से इनफ्लो होगा। बट फियर ऑफ करेंसी एप्रिशिएशन जिससे कि आपका प्रॉब्लम आ जाएगा एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट तो आपका चिपर हो जाएगा बट एक्सपोर्ट आपका कॉस्टलियर हो जाएगा जिससे कि एक्सपोर्ट कम हो सकता है, आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। ऐसे मामले में फिर क्या करता है आरबीआई, उसको एडजस्ट करने के लिए सेम जगह पे आरबीआई जाता है और डी वैल्यू कर देता है रुपीस को। आरबीआई क्या करता है, डॉलर को खरीद के अपने पास रखना शुरू कर लेता है जो एक्सेस डॉलर होता है मार्केट में। ओके, नेक्स्ट है 2008 के बाद में यूएस का सब प्राइम क्राइसिस आया जिससे कि आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन नहीं था, सब प्राइम था। तो प्राइम मतलब क्रेडिट वर्दी लोगों को लोन देना, और सब प्राइम मतलब यूएस में ऐसे जो थे नॉन सिक्योर लोन दिए गए जिससे कि लोगों ने डिफॉल्ट किया। इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडिया से एक्सपोर्ट होना कम हो गया तो डॉलर आने कम हो गए, इनफ्लो एक तरीके से ये हो गया। लोवेन फॉरेन कैपिटल फ्लो जो बहुत ज़्यादा आ रहा था वो घट गया और कुछ यहाँ से बाहर भी जाने लगा। सो पोस्ट 2010 फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू हुआ। रुपीस का जब आपका कैपिटल बाहर जाने लगा तो रुपीस आपका डिप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएशन होने लगा जिससे कि इंपोर्ट आपका महंगा होने लगा। तो आरबीआई ने क्या किया, 2000 के बाद में रीवैल्यूएशन किया। जब ये मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली कुछ अनयूजुअल होने लगता है तब आरबीआई इंटरवीन करता है और अपनी प्रोसेस से उसने रीवैल्यूएट किया। रीवैल्यूएट कैसे किया, मार्केट में डॉलर की कमी थी तो उसने अपने पास जो डॉलर थे वो मार्केट में बेचना हो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जिससे कि रुपीस रीवैल्यूएट हो गया। ओके, सो इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे कि कॉस्टलियर इम्प्रूव, हम इंपोर्ट बेस कुछ चीज़ें लाते हैं जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर एक्सपोर्ट का इशू आता है, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इसका भी हम आगे पढ़ेंगे स्टैगफ्लेशन का। सो दैट इज ऑल अबाउट, इसकी ये लैंग्वेज लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लेना, यही मैंने समझाया है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो मैंने कंप्लीट इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है,
so that you can refer it. Okay. अब आते हैं हम एक्सचेंज रेट के बारे में. मार्केट एक्सचेंज रेट समटाइम इसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो मार्केट के हिसाब से वर्क करता है. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है भाई? मार्केट एक्सचेंज रेट तो हो गई, उसमें क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि 70 रुपए का $1 है, सो ये तो डॉलर के रिलेटेड हो गया. हम सारा बिजनेस डॉलर में नहीं करते, हम मल्टीलेटरल रेट्स होती है, हम मल्टीपल करेंसीज में करते हैं. चाइना के साथ करते हैं, वो डिफरेंट करेंसी हो सकती है. 5 जो करेंसी का बास्केट बना हुआ है IMF की तरफ से, हम उसमें डिफरेंट करेंसी में करते हैं. ओके, सो दैट इज द इशू. सो द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शेयर इज टेकन इन द इंडिकेटर. सो हर करेंसी का अगर मैं 100 रुपए का टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा हूँ यानी बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें से 20 रुपए का अगर मैं रेनबी चाइनीज में कर रहा हूँ या यूरो में कर रहा हूं, तो उसी के हिसाब से उसका वेटेड एवरेज निकाला जाता है और उसको बोलते हैं आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. सो फाइनली सबका मिला के जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है उसको बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. ओके, अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? नॉमिनल ये हो गई, वेटेज एवरेज हो गया सारी करेंसीज का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी मैं उसके साथ किस तरीके का ट्रेड करता हूं उसका एवरेज निकाल के. ओके, सो अब होता यह है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि मैं अगर कहूं हर करेंसी, अगर मैं कहूं कि एक बास्केट है, इस बास्केट में कोई 10 प्रोडक्ट होंगे, इसको मैंने यूएस में लिया, ये डॉलर में है. अब इंडिया में एक बास्केट है सेम प्रोडक्ट का, ये बास्केट है. अब ये बास्केट खरीदने में, यूएस का बास्केट खरीदने में इंडिया के कितने ऐसे बास्केट लगेंगे, उसी हिसाब से अगर दुगना लगेगा तो 2 रुपीज के इक्वल $1 होगा. अगर 60 ऐसे बास्केट लगेंगे तो 60 रुपीज के इक्वल होगा, 70 लगेंगे तो 70 होगा. सो दैट इज कॉल्ड द रियल, क्योंकि रियल में तो हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे ना. अंदर तो रेट तो हमारी ये जो इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है कि प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाए, बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, देन विल अंडरस्टैंड कि रियल इफेक्टिव रेट क्या है. सो नॉमिनल इफेक्टिव रेट है, उसको हम रिलेटिव प्राइस लेवल पे एडजस्ट करते हैं. सो अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को निकालना है तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ फॉरेन, क्योंकि उसकी ज्यादा होती है, और प्राइस ऑफ ये हो गए फॉरेन वाले का कितना होता है एक बास्केट, और हमारे उसके अंदर कितने बास्केट लगेंगे उसको खरीदने में. सो प्राइस ऑफ फॉरेन अपॉन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक, ये याद रखना, एफ ऊपर होता है डी से, यानी नंबर में ज्यादा आता है. सो नीर इनटू प्राइस ऑफ फॉरेन अपॉन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक, इसको याद रख लेना ऐसे कि एफ बड़ा होता है डी से, सो ऊपर रहेगा डी से. ओके, अब कुछ है नहीं खास, सेलिंग रेट और बाइंग रेट की बात कर लेते हैं. एक्सचेंज रेट एट विच द सेलिंग बैंक है, वो बैंक अपना कुछ बीच में, जब भी अब आप डॉलर लेके जाएंगे, 10 रुपए का डॉलर लेके जाएंगे मार्केट में, जो मार्केट रेट चल रही है उससे आपको थोड़ा कम रुपया मिलेगा, क्योंकि बैंक अपना एक सेलिंग रेट रखता है, उसमें अपना वो कमीशन निकालता है. वही सेलिंग रेट और बाइंग रेट. खरीदेंगे बैंक तो उसी रेट में नहीं खरीदेगा, थोड़ा ज्यादा पे लेगा, क्योंकि बेसिकली उसको अपना कमीशन लेना है, तो उसको सेलिंग रेट और बाइंग रेट बोलते हैं. इट्स ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट. मैंने इसका नीर और रीर का डेफिनेशन लिख लिया है. अब आपको समझना क्या है नीर और रीर का, ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं. इंडिया में रियल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज ऑफन लेस देन द नॉमिनल. जो नॉमिनल डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है कि बेसिकली आपका इन्फ्लेशन के बेसिस पे होता है. रियल में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो आपका डेप्रिसिएशन कम होता है. सो अगर आरबीआई को डिसाइड करना है कि उसको कब डेप्रिशिएट करना है मनी को, इंडियन रुपीस को, करेंसी को, और कब उसको एप्रिशिएट करना है, वो क्या जाएगा, किसके लिए जाएगा, रील के लिए, रीर के लिए जाएगा. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे वो करेगा. अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में अगर रुपीस का रेट है जो डिप्रिशिएट हो रहा है, तब वो क्या करेगा, डीवैल्यू हो रहा, तो वो उसको है ना एप्रिशिएशन करना शुरू करेगा, उसके लिए रीवैल्यूएशन आरबीआई के थ्रू करेगा. ओके, दैट इज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. इसको
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू हैव अपडेट, रेगुलर अपडेट। थैंक यू सो मच।